हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेक्सिकल इन सी। लेक्सिकल का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, लाइक उसके अल्फाबेट्स है, वर्ड्स है, उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो क्योंकि सी भी एक लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हो, चाहे वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो, चाहे वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हो, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहने वाली होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है तो उसमें कुछ अलग रूल चलते हैं, नहीं। सेम रूल चलते हैं जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज में रूल चलते हैं। जैसे जो रूल इंग्लिश में है वही रूल हमारे सी में भी होते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि वो रूल कैसे कैसे सिमिलर है और क्या क्या चीज जिसमें सिमिलर नहीं है। तो यही इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं और हम लोग देखते हैं कि सी, तो कंपेयर कर लेते हैं कि सी हमारा इंग्लिश से कितना सिमिलर है और कितना डिसिमिलर है ये। ठीक है, और दोनों ही लैंग्वेजेस हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक छोटा सा कंपैरिजन चार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं एक तरफ तो लेता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ मैं लेता हूँ सी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, नाउ अब मुझे आप बताइएगा, आप सब लोगों को इंग्लिश तो पता ही होगी। इंग्लिश में सबसे छोटी चीज जिसको सबसे पहले पढ़ा जाता है, जिससे छोटा कुछ भी नहीं होता, जो सबसे इनिशियल हमें पढ़ाया जाता है, वो होते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, तो नंबर वन पर यहाँ आता है अल्फाबेट्स। ये सबसे मिनिमम यूनिट होती है ना। तो अल्फाबेट से पहले हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, कितने होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 26। एक्चुअली में टोटल जो अल्फाबेट्स हमारे पास में है वो है 52। कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो 52 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास में इंग्लिश में। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, और हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये भी समझिए कि अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों अलाउड है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपिटल वाला अलाउड है या स्मॉल वाला अलाउड है। तो जो 26 अल्फाबेट है उसका तो कुछ छोटी वाली फॉर्म भी अलाउड है और कैपिटल फॉर्म भी अलाउड है। ठीक है, नाउ और इंग्लिश में कुछ सिंबल भी अलाउड होते हैं। जैसे आपने कहीं देखे होंगे, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, कॉमा होता है, फुल स्टॉप होते हैं, कुछ सिंबल भी अलाउड है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में सबसे मिनिमम यूनिट होती है जिसको हम लोग अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारी जो सी है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, जो सबसे छोटे अल्फाबेट से है, उनको भी अल्फाबेट ही है। यहाँ पर इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं ना, यहाँ अल्फाबेट है। लेकिन फ्रेंड हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट नहीं लिखते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर सेट। क्या दोस्त बोलते हैं? करेक्टर सेट बोला जाता है। और इस सेट में हमारे पास में तीन सेट, छोटे छोटे सेट आते हैं। एक तो सेट आएगा अल्फाबेट वाला सेट। इसका मतलब है सी के अंदर आप लोग स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास में यहाँ पर नंबर भी आते हैं। नंबर में हम लोग 0 से लेकर 9 कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंबल भी आते हैं। तो सी में अल्फाबेट भी अलाउड है, नंबर भी अलाउड है और सिंबल भी अलाउड है। अब आप कहेंगे सर सी में कितने सिंबल अलाउड है, याद करना पड़ेगा क्या, कितने अलाउड है कितने अलाउड नहीं है? तो बहुत आसान है दोस्तों, जितने भी सिंबल आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है, ठीक है, वो सब के सब सी में अलाउड है। आप समझ गए मेरी बात? आज जैसे कि अगर कोई सिंबल आपको कीबोर्ड पर नहीं दिख रहा, जैसे कि पाई, तो वो सी में अलाउड नहीं है, तो उसको हम लोग किसी और वे से लिखेंगे सी में। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि जो सिंबल आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है, जैसे कि एस्ट्रिक हो गया है हमारे पास में, एट द रेट हो गया है, हैश हो गया है, ओके, एंड हो गया है, प्लस हो गया, माइनस हो गया है, बैकस्लैश हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया है, स्लैश हो गया है, तो ये जितने भी सिंबल आपको कीबोर्ड पर दिख रहे हैं सबके सब सी में अलाउड है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्लस दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा होगा, कैप दिख रही होगी, एंड परसेंट दिख रहा होगा। ठीक, तो ये जितने भी सिंबल आपको दिख रहे हैं सबके सब अलाउड है। तो ये है हमारे सी की सबसे छोटी यूनिट। वो एक तरह का अल्फाबेट ही कह सकते हैं कि सी के अल्फाबेट से सी में ये अलाउड है। उसी तरीके से जैसे इंग्लिश में ये अलाउड है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों लैंग्वेज के अंदर जो सबसे मिनिमम यूनिट है उसकी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अल्फाबेट से बाद में इंग्लिश में आप क्या सीखते हैं। जैसे कि आपको अगर ए बी सी डी पढ़ा दिया गया है तो उसके बाद में आपको सिखाया जाता है वर्ड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फाबेट के बाद में किसी भी लैंग्वेज में हम लोग क्या सीखते हैं, वो है वर्ड। जैसे कि आपने लिखा सी ए टी कैट, एक वर्ड बन गया, सी ए आर कार, एक वर्ड बन गया। तो वर्ड क्या है एक्चुअल में? तो वर्ड एक सेट ऑफ अल्फाबेट जो है वो कहलाता है एक वर्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सी ए आर कार, पी ए आर, ठीक है, पी ए एस एस पास, है ना, आप कुछ भी, अब जो वर्ड, इतने सारे वर्ड बने होंगे आपने, कोई भी वर्ड आप लोग ले लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। उसी तरीके से सी में जो जितने भी करेक्टर है, ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि सी में टोटल कितने करेक्टर होते हैं। अगर मैं काउंट करूं तो कितने होते हैं उसके हम लोग बात करने वाले हैं। तब तक आप लोग देखिएगा, जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास में है, जितने भी नंबर है, जितने भी सिंबल है, हम आपस में उनको मिलाकर एक वर्ड रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है वहां पर भी वर्ड आएंगे, लेकिन बस फर्क कितना है दोस्तों, उसको हम लोग वर्ड की जगह क्या बोलेंगे, टोकन।
क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, टोकन बोलेंगे। तो टोकन क्या होंगे, बिल्कुल आप आम भाषा में कह सकते हैं सर ये वर्ड ही तो है, बिल्कुल सही ये वर्ड ही है। टोकन क्या होते हैं, टोकन को हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि आपने एक इंग्लिश का वर्ड उठा लिया MIAIN, तो ये 4-5 लेटर बनाए और आपके पास MEN मेन बन गया, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि आपने मेन लिख सकते हैं ना। उसी तरह से मैंने इंग्लिश में आई उठा लिया, एन उठाया और टी उठाया, तो एक नया वर्ड बन गया जिसको हम लोग इंट बोलते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पर ये भी वर्ड यूज किए होंगे, ये जो ब्रैकेट्स है ये भी एक तरह के वर्ड्स है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी सिंगल लेटर का वर्ड आ सकता है जैसे कि ए, वैसे हमारे पास में सिंगल जितने भी हमारे पास कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर भी एज ए वर्ड ट्रीट होते हैं। ठीक है, ये हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, प्रिंट एफ, ये सारे के सारे वर्ड्स है, शब्द है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टोकन। ठीक है, अब इंग्लिश में अलग अलग तरह के टोकन होते हैं, तो इसमें भी अलग अलग तरह के टोकन होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कोई कौन कौन से टोकन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक कंपेरिजन बिल्कुल सही चल रहा है। नाउ अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इंग्लिश में वर्ड के बाद में आपको क्या सीखना होता है या फिर आपको क्या सिखाया जाता है, तो आप कहेंगे सर अगर हमें वर्ड समझ में आ गए, ठीक है, जैसे कार है, इज है, आर है, एम है, ठीक है, तो आप लोग फिर क्या बनाना सीखते हो, हम लोग बनाना सीखते हैं सेंटेंस। क्या बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस। ओके दोस्तों, तो सेंटेंस क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर सेंटेंस जो है वो सेट ऑफ वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, यहां थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये बड़े मजेदार चीज आने वाली है यहाँ पर। उसी तरीके से जब मैं सेट ऑफ टोकन बना लेता हूं, जो टोकन मतलब वर्ड्स ही है, तो जब सेट ऑफ टोकन बना लेंगे तो हमारे पास भी एक स्टेटमेंट आ जाएगा। बस फर्क इतना है कि हम लोग इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग नहीं सॉरी इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे सेंटेंस होते हैं वैसे स्टेटमेंट होते हैं, दोनों चीज एक ही है, बस इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहा जाएगा और सी में इसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन। तो मैं यहाँ लिख दूं, सेट ऑफ जो टोकन होता है वो क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, मतलब स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल कंपेरिजन सही है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखते हैं कि आखिर सी में कैसे काम होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग बताइएगा। पहली चीज कि आप जब इंग्लिश में लिखते हैं जैसे कि आई लव कार, ठीक है, आई लव कार, और आई नीड इट, या फिर आपने जो भी लिखा हो, ठीक है, आई लव कार, आई हेट बाइक, ठीक है, आपने ऐसा कुछ लिखा, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत है। इंग्लिश ये कहता है कि अगर आपका कोई सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आपको वहां पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक है, तो फुल स्टॉप करता क्या है, फुल स्टॉप आपको बताता है कि आपका यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया है। ठीक है, या फिर आप यूं समझ लीजिए, फुल स्टॉप को ये बताता है कि दो सेंटेंस आपस में अलग अलग कैसे होते हैं, फुल स्टॉप की हेल्प से होते हैं। जब कोई भी सेंटेंस के बीच आप लोग फुल स्टॉप लगा देते हो तो वो एक सेंटेंस यहाँ से बन जाता है, एक सेंटेंस यहाँ से बन जाता है। जैसे कि मैंने जब यहाँ पर लगाया फुल स्टॉप, तो एक सेंटेंस मेरे ये बन गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो फुल स्टॉप आपको बताता है कि दो स्टेटमेंट या दो सेंटेंस जो कभी मिक्स ना हो, आप उनको सेपरेट रखना चाहते हो, सेपरेटली पढ़ना चाहते हो, तो हमारे पास में यहाँ पर फुल स्टॉप होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके जो एंडिंग होगी वो होगी फुल स्टॉप। ठीक है, सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लागू होगा कि अगर मैं सी में कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ उसकी भी एंडिंग हमें बतानी पड़ेगी ताकि दो स्टेटमेंट मिक्स ना हो। तो सी में अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ इंट बी इक्वल टू 10, तो ये दो सेंटेंस है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन सी इसको एक सेंटेंस मानता है और सी कहता है कि यार ये सेट नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर गलती से दो सेंटेंस मिक्स हो रहे हैं। आपको खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर सेंटेंस को, जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सेंटेंस को खत्म किया डॉट से, वैसे हम लोग स्टेटमेंट को खत्म करेंगे सेमीकोलन से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगते हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, बोले तो डॉट लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई ये भी एक तरह का जो स्टेटमेंट है वो भी एक तरह का सेंटेंस है। इंग्लिश में सेंटेंस के एंडिंग पर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट की एंडिंग में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। अब काफी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर डॉट का यूज क्यों नहीं करते, है ना, डॉट का यूज क्यों नहीं करते हम लोग सेंटेंस को खत्म करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सी में जितने भी सिंबल है सबका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर सेमीकोलन की डॉट ये काम करवा लेते हैं। तो डॉट का जो यूज है सी में वो हम लोग करते हैं नंबर्स के अंदर, जैसे कि आप लोग लिखते होंगे 2.5, ठीक है दोस्तों, -0.03
तो ये जो नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर या फ्लोटिंग नंबर बोलते हैं, उसके लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं, क्योंकि डॉट का यूज तो वहां आ रहा है, वहां तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे तो फिर बड़ा ऑड सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो नंबर्स है इसमें हम लोग डॉट का यूज कर रहे हैं। इसी वजह से सेंटेंस को अगर हम लोग स्टेटमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो डॉट की जगह हमें सेमीकोलन हमने चूज किया है। इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, कि ये चूज जो उनको लगा कि आज चलो ठीक है डॉट का यूज यहाँ कर लेंगे, सेमीकोलन का यूज यहाँ कर लेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। बस आपको याद रखना चाहिए कि सी में आप लोग जितने भी स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। सबसे ज़्यादा गलती हमारी यही होती है कि हम लोग जितनी बार स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे आपको लगता है कि स्टेटमेंट मेरा यहाँ खत्म हो चुका है, तो उस स्टेटमेंट के बाद में आप सेमीकोलन को लगा दें। अब मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि फुल स्टॉप, जिस डॉट को आप लोग फुल स्टॉप कहते हैं ना, एक्चुअली में है तो डॉट ही है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। उसी तरीके से इस सेमीकोलन को सी में हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। ये टर्मिनेट करता है, ये टर्मिनेट करता है, ये खत्म करता है, ये बताता है कि ये चीज यहां से लेकर यहां तक ही है, ये टर्मिनेटर एक तरह का। ठीक है, सिर्फ इसका एक नॉमिनेशन, सिर्फ इसका एक नाम है। ठीक है, तो ये तो गया हमारे पास में स्टेटमेंट खत्म कैसे होते हैं। फिर हम लोग और बात करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं कि हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा आई लव कार, मुझे कार पसंद है, मुझे उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और मैंने लिखा ऐसा, अब फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप बताइए ये सही है या गलत है? मुझे कार पसंद है, क्या उसकी इंग्लिश यही होगी लव, या कार आई लव? नहीं, कार मुझे तू पसंद है ये नहीं होगी। एक्चुअली में अगर आप इस सेंटेंस को देखें ध्यान से, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्या है गड़बड़ी, तो आप कहेंगे सर इसमें जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनका अरेंजमेंट सही नहीं है। और इंग्लिश में जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, कौन सा वर्ड कहाँ नहीं आएगा, कौन किससे पहले आएगा, कौन किसके बाद में आएगा, इसके लिए इंग्लिश में एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर। ग्रामर बताता है कि कौन सा वर्ड्स कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। आपने सभी लोगों ने ग्रामर पढ़ी होगी, टेंसेस पढ़े होंगे, तो उसी ग्रामर की बात हो रही है। ग्रामर ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये आना चाहिए। तो अगर मैं उस ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि कार, ठीक है, आई एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, लव एक वर्ब है, ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कार है। तो अब मैं ये लिखूंगा, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल परफेक्ट है और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको लिखता हूं कार आई लव, तो आप कहोगे सर ये तो सही है लेकिन ये गलत है। आप कहोगे सर ये तो सिंटेक्स सही है, तो सही ग्रामर लिखी हुई है, और लेकिन इसमें गड़बड़ी है। इसमें क्या गड़बड़ी है? ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, ग्रामेटिकल या ग्रामर की एरर आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हर सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी वर्ड कहीं फंसा दिया और काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रामर होती है फ्रेंड्स। अब आप क्लियर हो कि आपको ग्रामर का क्यों यूज चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास में यहाँ पर एक ग्रामर चाहिए। ठीक है, ग्रामर जो कि हमें बताती है कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, कैसा आएगा और किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग टोकन कहते हैं। और टोकन कौन सा टोकन कहाँ आएगा? ठीक है, तो जैसे कि ये टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन और ये टोकन, ये टोकन। ठीक है, ये सब टोकन है। तो कौन सा टोकन सही आ रहा है, गलत आ रहा है, तो यहाँ पर भी ग्रामर होगी जो कि ये बताएगी कि सही है गलत है। जैसे कि मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको। दोस्त मैंने ऐसे लिखा इंट a इक्वल टू 5, ठीक है, और a इक्वल टू या AINT इक्वल टू 5, तो ये सही है और ये गलत है। मैं कहूँगा किस तरह से गलती है? आपको सर यहाँ पर जो आपने वर्ड्स हैं, ये जो टोकन्स हैं, आपने आगे पीछे लिख दिए, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी ग्रामर होती है, जिसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ इनकरेक्ट है, गलत है, और ये चीज़ करेक्ट है। यहाँ पर जो ग्रामर होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंटैक्स। इसको बड़ा याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है और ये वर्ड आपके सामने हमेशा आता रहेगा जब भी आप लोग किसी लैंग्वेज की बात करेंगे। तो मैं कहना चाहूँ तो ये सिंटैक्स एकदम करेक्ट है, और यहाँ पर एक एरर है और उस एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर। इसका मतलब आपने जो लिखा है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर। ओके, जैसे इंग्लिश में हम लोग रूल्स को जो कहते हैं हम लोग ग्रामर कहते हैं, उसी तरह से इस लैंग्वेज में जो ग्रामर होगी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंटैक्स कह सकते हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंग्लिश में, ये तो आपको पता ही है कि इंग्लिश में हर स्टेटमेंट खत्म होता है डॉट पर, जबकि यहाँ पर हर चीज खत्म होती है सेमीकोलन पर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा छोटा सा एक कंपैरिजन, और भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस के बाद में आप क्या सीखते हैं। करेक्ट है दोस्तों, सेंटेंस के बाद में आप लोग क्या सीखते हैं। आप कहेंगे सर या तो हम लोग पैराग्राफ सीखते हैं, या फिर आप कहेंगे सर हम तो एक बड़ी बड़ी जो है सेंटेंस के बाद में क्या आता है, सेंटेंस के बाद में सर या तो कोई पैराग्राफ आएगा या कोई बहुत बड़ी चीज़ आएगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इंग्लिश के अंदर आप कोई भी एक चैप्टर खोलिएगा अपनी बुक का, किसी भी बुक का, तो आप देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट से वर्ड बने हुए हैं, वर्ड से सेंटेंस बने हुए हैं, और सेंटेंस से कुछ ग्रुप बना हुआ है। सेंटेंस का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं पैराग्राफ। ओके करेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है, वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, और चौथा हो गया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, आप कहेंगे सर कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनका ग्रुप बनाया और फिर जो अगला पैराग्राफ होगा, और दोनों पैराग्राफ में थोड़ी सी स्पेस दी जाती है ताकि क्लियरली पढ़ने में समझ में आए। ऐसा नहीं है कि सारी लाइनें एक साथ नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैराग्राफ आपकी काफ़ी हेल्प करता है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, आपको अगर मैं आपको पूरा का पूरा कोई भी बुक बिना पैराग्राफ के दूँ, एक के बाद एक लाइन लिखता रहूँ, एक के बाद एक लाइन लिखता रहूँ, तो आपको पढ़ने में बड़ी तकलीफ होने वाली है, और साथ में आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग समझने में दिक्कत हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा है कि किस लाइन क्या-क्या कॉन्सेप्ट को समझा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता था दोस्त, जब हमारे पास में एक बड़ी चीज लिखनी हो, तो मैं पैराग्राफ को कह सकता हूँ सेट ऑफ सेंटेंस। ओके दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ गिने चुने स्टेटमेंट को इकट्ठा करेंगे और उसका एक कॉम्बिनेशन बना देंगे, फिर कुछ और गिने चुने स्टेटमेंट का ग्रुप बनाएंगे, उसका एक और कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास भी यहाँ पैराग्राफ्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैराग्राफ्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं, फंक्शन। अगर आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है तो, तो आपको पता होगा दोस्तों कि फंक्शन क्या है। फंक्शन सेट ऑफ स्टेटमेंट, वो क्या कहलाता है, फंक्शन। इसका मतलब हो सकता है कि आप जब प्रोग्राम बनाने की सोच रहे हैं तो आप पूरा प्रोग्राम एक ही फंक्शन से बना लें, या फिर हो सकता है कि आपने मल्टीपल फंक्शन बना लिया ताकि आपको प्रोग्राम पढ़ने में, प्रोग्राम को समझने में और प्रोग्राम को बेटर ढंग से यूज करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर हमारे पास में पैराग्राफ से हम लोग क्या देखते हैं कि खूब सारे पैराग्राफ मिलकर एक ग्रुप बन गया, एक पूरा चैप्टर बन गया। ओके दोस्तों, एक पूरा चैप्टर बन गया, एक चैप्टर में खूब सारे पैराग्राफ आ रहे सर। ओके, ये सही रहेगा ना। नाउ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश से ही, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ऐसे ही पढ़नी चाहिए, बट मैं आपको हिसाब से बता रहा हूँ, आपको जो आप इतने सालों से देखते हुए आए उसी के साथ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा इसको मतलब दिल पे मत लीजिएगा कि ये एकदम करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, तब हम बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर क्या होता है दोस्त, चैप्टर होता है जिसमें खूब सारे पैराग्राफ्स हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ पैराग्राफ्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पैरास। तो सेट ऑफ जो पैराग्राफ्स है वो क्या बन गया, एक चैप्टर बन जाता है। और हम लोग कहते हैं सर एक चैप्टर में 10-15 पैराग्राफ्स आ रहे हैं या 10-15 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, वो अलग-अलग हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो पैराग्राफ इक्विवेलेंट फंक्शन होते हैं, और चैप्टर जो इक्विवेलेंट होता है उसको हम लोग फाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइल। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए, और आसानी से आप लोग उसको तरीकों को फॉलो कर सकते हो और बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलती है, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअल में ना। आप जो देखोगे कि सर ये ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या किसी बुक में, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा कि मैंने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। लेकिन आप बिगिनर है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो फाइल जो है, फाइल में हम लोग खूब सारे फंक्शंस लिख सकते हैं। एक फाइल में एक फंक्शन भी आ सकता है, मल्टीपल फंक्शन भी आ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेट ऑफ फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया सेट ऑफ फंक्शन, जो है वो एक फाइल बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास काम हो गया कि भाई हम लोग सर क्या करेंगे, सी में एक फाइल बनाएंगे और एक फाइल में मल्टीपल फंक्शन डाल देंगे, और हर फंक्शन में क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट होंगे, हर स्टेटमेंट में क्या होंगे, कुछ टोकन्स होंगे, और हर टोकन में क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट हो रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है हमारे पास में वो है कि चैप्टर, जब खूब सारे चैप्टर मिल जाते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स की बुक देखी होगी, या फिर आपने इंग्लिश की बुक देखी होगी, या केमिस्ट्री की बुक देखी होगी, या किसी XYZ की बुक देखी होगी आपने, किसी भी सब्जेक्ट की। तो हर सब्जेक्ट में आपने देखा कि वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसको चैप्टर वाइज डिवाइस किया गया है, और हर चैप्टर को मतलब ये चैप्टर ये के लिए, फिर ये चैप्टर उसके लिए, ये चैप्टर उसके लिए, तो पूरी बुक जो है वो चैप्टर के फॉर्म में डिवाइडेड है। तो सारे चैप्टर को मिला दूं तो एक बुक बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह से मैं सारे चैप्टर मिला दूं तो यहाँ पे एक बुक बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फाइल नहीं बनाएंगे, मल्टीपल फाइल बनाते हैं।
जनरली जब आप लोग छोटे प्रोग्राम बनाते हो तो आपका प्रोग्राम एक फाइल तक सीमित रह जाता है, लिमिटेड रह जाता है, ठीक, इट्स ओके। लेकिन फ्रेंड एक कल्पना कीजिए जब आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आप लाखों लाइन लिखने वाले हैं, तो एक फाइल में आप लाखों लाइन लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि आप सारी फाइलें जो है, जो हमारा जो सारा कोड है लाख लाइन का, 1 लाख लाइन का, वो डिवाइडेड हो जाए फाइल्स में। लास्ट में क्या करोगे, सब फाइलों को ऐड करके काम करोगे। तो जब फाइलें खूब सारी होती है और जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आते हैं और यहाँ हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है सेट ऑफ फाइल्स। आई होप आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा सब्जेक्ट, इसमें बड़ा आसान है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। आप बस उसको एक से समझिएगा कि आपको अपना एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? जैसे आप अगर कोड ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए हैं, आप हमेशा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? मैं आपको पूरा अब मैं आपको रिवर्स वे में समझाता हूँ, ठीक है? तो अगर आपने कोई कोड ब्लॉक में या इक्लिप्स में या नेटबीन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे टर्बो भी क्यों ना हो, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप हमेशा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस प्रोजेक्ट में कम से कम एक फाइल तो होगी और आप मल्टीपल फाइल भी ले सकते हो, ठीक है? और हर फाइल में कुछ फंक्शंस होते हैं, एक भी ले सकते हो, मल्टीपल फंक्शन भी ले सकते हो। हर फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, अब एक भी ले सकते हो, मल्टीपल भी ले सकते हो और हर स्टेटमेंट जो है कुछ नंबर ऑफ टोकन से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है? तो टोकन भी हो गए और हर टोकन जो है वो कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है? तो इस तरह से आपने काम किया है और अगर आप काम नहीं किया है तो अगर आप बिगिनर हो तो आप काम ऐसा ही करने वाले हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ लेक्सिकल, क्या है वो चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैरेक्टर सेट के बारे में और क्या-क्या जानकारी हमें पता होनी चाहिए। फिर टोकन के बारे में और क्या-क्या जानकारी पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग ये टॉपिक जो है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में केवल आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू।